हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, अगली वीडियो में हम कर रहे हैं ऑर्डर 13। इससे पहले ऑर्डर 11 12 हो चुके हैं इस टॉपिक में, जिसमें है डिस्कवरी, इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ऑर्डर 13 बेसिकली डॉक्यूमेंट्स से ही डील करता है, ठीक है। यानी कि कौन से एक्सेप्ट हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, किन की कॉपीज़ लगी है, तो उनके बारे में बताता है ऑर्डर 13। तो ऑर्डर 13 है प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। रूल 1 बात करता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। यानी कि जो भी आपने प्लेन रिटर्न स्टेटमेंट में जो कॉपी लगाई थी, उसको अब आपने ओरिजिनल में क्या करना है, इशू सेटलमेंट हो तब तक या उससे पहले जो है आपको उनके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट में सबमिट करवाने हैं, जिनकी कॉपी आपने कहाँ डाली, प्लेन और रिटर्न स्टेटमेंट में। और कौन करेगा ये काम, पार्टी या और उनके प्लीडर। और क्या करेंगे, ओरिजिनल में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे जिनकी कॉपी आपने डाली थी। तो कोर्ट उसके बाद क्या करेगा, जो हाई कोर्ट ने एक लिस्ट प्रिपेयर की है कि इस तरह से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही जो है कोर्ट रिसीव करेगा। ये सेकंड सब रूल कहता है। थर्ड में फिर है एक्सेप्शन, लिख सकते हैं आप थर्ड रूल के आगे, कि ये जो हमने फर्स्ट में पढ़ा, यानी कि जो ओरिजिनल में डॉक्यूमेंट्स आएंगे फर्स्ट में हमने पढ़ा, ये क्रॉस एग्जामिनेशन अगर आप विटनेसेस का करवाते हैं, ठीक है, दूसरे पार्टी के जो विटनेस हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो उनको ओरिजिनल में देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। और या फिर अपने विटनेस को देने के लिए कि वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करे, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। रूल 3 फिर बात करता है रिजेक्शन ऑफ इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट। यानी कि कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पे सूट की रिजेक्ट कर सकता है डॉक्यूमेंट को जो लगता है इररेलेवेंट या इनएडमिसिबल है, ठीक है। यानी कि कोर्ट किसी भी स्टेज पे कुछ डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर सकता है जिसे लगे कि ये तो सूट से रिलेटेड है ही नहीं, या फिर इनएडमिसिबल है, यानी कि उनको आप एडमिसिबल नहीं कर सकते हो। उसके बाद रूल 4 5 6 बेसिकली एंडोर्समेंट से रिलेटेड हैं। तो 4 5 6 तीनों नीचे बैरक के नीचे आप लिख सकते हैं 4 5 6 रिलेटेड टू एंडोर्समेंट्स। लेकिन एंडोर्समेंट्स किस किस की, तो 4 बात करता है जो एडमिट डॉक्यूमेंट हैं वो, और 5 बात करता है एडमिटेड डॉक्यूमेंट की कॉपी का, और 6 जो रिजेक्ट हुए हैं उनका एंडोर्समेंट। तो रूल 4 कहता है एंडोर्समेंट्स ऑन डॉक्यूमेंट्स एडमिटेड इन एविडेंस। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स एडमिट हुए हैं उनको एंडोर्स करेगा कोर्ट, यानी कि नंबर लिख देगा उन पे। क्या क्या लिखेगा, देखो, नंबर और टाइटल सूट का, पर्सन जो प्रोड्यूस कर रहा है डॉक्यूमेंट्स उसका नाम, जिस डेट को प्रोड्यूस किया गया वो, और स्टेटमेंट की भाई ये डॉक्यूमेंट जो हैं हमने एडमिट कर लिए हैं, उन पे एंडोर्समेंट कर देगा, नंबरिंग कर देगा, साइन करेगा कौन, जज करेगा, ठीक है। तो ये रूल 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए इस रूल में है क्या। सेकंड सब रूल इसी का कहता है कि जहां पे डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया गया है वहां पे जो है उसकी एंट्री के आगे क्या कर लेंगे, एंडोर्स्ड कोर्ट कर देगी। मतलब बेसिकली रूल 1 में जो है वही मेन बात है। रूल 5 में फिर वही कॉपी का एंडोर्समेंट, यानी कि जहां ओरिजिनल इंस्टीट्यूट नहीं होता वहां कॉपी हो रही है, कहाँ होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह में, ठीक है। जहां पे आप डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर सकते हैं और कॉपी रिक्वायर्ड है, वहां बात करता है रूल 5 एंडोर्समेंट्स ऑन कॉपीज ऑफ एडमिटेड एंट्रीज इन बुक्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। यानी कि सब रूल 1 में कहता है कि जो भी बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 में जहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है एडमिट होता है उसमें कॉपी आपको दी जाती है, तो वहाँ पे आपको कॉपी की एंट्री कोर्ट द्वारा करवानी पड़ेगी। आप वहाँ ओरिजिनल नहीं इंस्टीट्यूट कर सकते, ला सकते, एडमिट कर सकते, ठीक है। सेकंड सब रूल कहता है जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट पब्लिक रिकॉर्ड है,
ठीक है, तो उसकी एंट्री जो है आपको करवानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट या फिर पब्लिक ऑफिस से हुआ है या ऑफिसर ने किया है तो वहाँ आपको कोर्ट जो है फर्निश करेगा उसे, किसी पार्टी ने दिया है तब, या फिर कोर्ट का कोई ऑर्डर हुआ है कि भैया ये जो है रिकॉर्ड आपको या कोई बुक या अकाउंट जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। इन केसेस में कोर्ट जो क्या करेगी, फर्निश कर लेगी। कब? पार्टी और ऑर्डर ऑफ कोर्ट में। ठीक है। और थर्ड सब रूल कहता है जहाँ पे कॉपी फर्निश हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे कॉपी को एग्जामिन किया जाएगा एज पर ऑर्डर 7 रूल 17 इंपॉर्टेंट है, और फिर उसको मार्क कर लेंगे उस एंट्री को, किसकी? कॉपी की। ठीक है, सिंपल है, कोई ऐसी बात नहीं। रूल 6 में फिर वही एंडोर्समेंट आ गई, लेकिन यहाँ पे जो रिजेक्ट हुए हैं, एंडोर्समेंट्स ऑन डॉक्यूमेंट्स रिजेक्टेड एज इनएडमिसिबल इन एविडेंस, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने एविडेंस में दिए थे और कोर्ट को लगता है कि भाई ये एडमिसिबल नहीं है, तो वहाँ पे कोर्ट क्या करेगी? एंडोर्स्ड करेगी कि भाई एक स्टेटमेंट दे देगी नीचे डॉक्यूमेंट्स के कि ये मैंने रिजेक्ट कर दिए हैं और अपना साइन कर देगी। ठीक है। रूल 7 में बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ एडमिटेड एंड रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट है प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, अगर उसे लग रहा है कि जो एडमिट हुए हैं एविडेंस में या उनकी कॉपी एडमिट हुई है एज पर जो हमने रूल 5 में कॉपी के बारे में पढ़ा, उनके आगे लिख देगी कि ये जो हैं सूट में रिकॉर्ड का पार्ट बनेंगे, यानी कि सूट में इनका आगे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ये कहता है। उसके बाद सेकंड जो है रूल 7 के बाद देखिए, रूल 7 का ही सेकंड जो कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स एडमिट नहीं हुए हैं वो रिकॉर्ड का पार्ट नहीं होंगे और उनको जिस पर्सन ने प्रोड्यूस किया था उसको वापस दे दिए जाएंगे। ठीक है। रूल 8 फिर बात करता है, देखिए, कोर्ट में ऑर्डर एनी डॉक्यूमेंट टू बी इम्पाउंडेड, इम्पाउंड कर लेना, अपने पास रख लेना। ठीक है। अब ये कहता है कि रूल 5, 7 और रूल 17 किसका? ऑर्डर 7 का। ये रूल 5, 7 तो इसी ऑर्डर के 13 के, और 7 के रूल 17 के जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको रखते हुए कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है इम्पाउंड करवा सकता है और किसी ऑफिसर के पास भी रख सकता है। ये नॉट विद स्टैंडिंग है, मतलब इनमें जो बातें कही गई हैं उनमें लागू वो नहीं होगी, इनको छोड़कर अगर कोर्ट को लगता है, इसीलिए पहले ही लिख दिया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 5 और 7 और रूल ऑर्डर 7 रूल 17। तो इन तीनों के बारे में कहा है कि इनके होते हुए भी अगर कोर्ट को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट जो है इम्पाउंड कर लिया जाए तो वो किसी ऑफिसर की कस्टडी में रख सकती है। रूल 9 बात करता है रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट। पूरे इस ऑर्डर का सबसे इंपॉर्टेंट जो है रूल है, क्या करेगा, जो एडमिट डॉक्यूमेंट हैं यानी कि कोर्ट ने ले लिए हैं उनका वापस करना। कोई पर्सन, एनी पर्सन, वेदर ए पार्टी, हो सकता है पार्टी हो सकता है ना हो, चाहती है कि भैया ये डॉक्यूमेंट जो है मुझे चाहिए, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट क्या हो, रूल 8 में इम्पाउंड ना किया हो, तो वो वापस एंटाइटल्ड होगी। कब होगी? जब अपील अलाउ उस सूट की नहीं है, ठीक है, या फिर अपील का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है या अपील डिसाइड हो चुकी है, तीनों ही केसेस में एंटाइटल्ड होगी। प्रोवाइडेड, फिर देखो क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि उनको किसी पार्टी या पर्सन को बताना पड़े कि भैया मुझे ये डॉक्यूमेंट वापस चाहिए। रिटर्न पहले भी हो सकता है। कब हो सकता है? मान लो आपने ओरिजिनल की जगह कोई और सब्स्टिट्यूशन दे दिया, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर जो था कोर्ट का उसको, वहां पे हो सकता है। इन केस अ पार्टी टू द सूट अ सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है, तो डिलीवर कर सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर को सब्स्टिट्यूट जो ओरिजिनल के लिए होगा। तो पार्टी होगी तो वहां आपको क्या सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ओरिजिनल की जगह? सर्टिफाइड कॉपी। अगर कोई दूसरी पर्सन का डॉक्यूमेंट है तो वहां पे सिंपल उसको कॉपी लगानी पड़ेगी। दोबारा बता देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट सब रूल में कहा कि भैया रिटर्न हो जाएगी, आप रिटर्न उसको ले सकते हो जो कोर्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है।
इन केसेस में अपील वाला केस है। प्रोवाइडेड कहता है कि आपको डॉक्यूमेंट पहले भी रिटर्न हो सकता है। कब हो सकता है? मान लो प्रॉपर ऑफिसर के पास आप ओरिजिनल का कोई सब्सटीट्यूट जब दे रहे हैं, यानी कि आप हो सकता है अगर आप पार्टी हो सूट की तो सर्टिफाई कॉपी, और अगर पार्टी नहीं हो तो फिर आप ऑर्डर 7 रूल 17 के तहत आप सिंपल कॉपी भी दे सकते हैं। कौन? अदर पर्सन। और पार्टी हो तो सर्टिफाइड कॉपी आप दे सकते हैं, उसमें अर्ली रिटर्न भी हो सकता है ओरिजिनल का, ठीक है। और उसके बाद प्रोवाइडेड कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, कि कोई डॉक्यूमेंट जो है रिटर्न नहीं होगा जहां पे डिक्री के तहत वॉइड और यूजलेस डॉक्यूमेंट हो चुका है, ठीक है। और कहता है कि रिटर्न होने पे एक रिसिप्ट जो है पर्सन को दे दी जाएगी कि भैया इस पर्सन को डॉक्यूमेंट वापस दे दिया गया है। रूल 10 फिर कहता है, कोर्ट में सेंड फॉर पेपर्स फ्रॉम इट्स ओन रिकॉर्ड्स और फ्रॉम अदर कोर्ट्स। अब ये रिकॉर्ड हो चुके, अब कोर्ट या तो खुद या दूसरे की एप्लीकेशन पे, यानी कि पार्टी की एप्लीकेशन पे इन रिकॉर्ड्स को दूसरे कोर्ट में भेज सकता है, या दूसरी कोर्ट से अपने कोर्ट में जो उनके रिकॉर्ड हैं वो मंगवा सकता है। ये कैसे होगा? सेकंड सब रूल में लिखा है, एप्लीकेशन लगेगी और एफिडेविट लिखेगा, और उस एप्लीकेशन एफिडेविट में क्या होगा कि भाई वो जो रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं या भेज रहे हैं वो कैसे सूट में काम आएगा। मटेरियल टू द सूट, हाउ रिकॉर्ड मटेरियल टू द सूट, एप्लीकेशन प्लस एफिडेविट। थर्ड में फिर कहता है, नथिंग इनेबल कोर्ट टू यूज इन एविडेंस विच वुड बी यानी कि एक सूट में एक चीज इनएडमिसिबल थी तो कोर्ट उसको भी क्या यूज कर सकता है? नहीं, कुछ भी कोर्ट को ऐसा इनेबल नहीं करता जो इनएडमिसिबल है, आप उसको एविडेंस में नहीं ला सकते। और रूल 11 कहता है, प्रोविजंस एज टू डॉक्यूमेंट्स अप्लाई टू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होंगी वो आप एविडेंस में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल था, एक दो इसमें रूल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर एज पर अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, कुछ भी प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं, तो आपको 11 ये रूल हैं अच्छी तरह से याद करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर 19 होगा और हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो ये ऑर्डर तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।